हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस की वर्कशीट 12 को डिस्कस करेंगे। आज इसमें हम टॉपिक लेंगे, एक तो अम्ल और क्षारक की क्षमता, दूसरा टॉपिक होगा हमारा लवणों के प्रकार और तीसरा टॉपिक होगा हमारा पीएच का महत्व। ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षार की क्षमता। पहला पॉइंट है, यह क्रमशः H+ और OH- आयनों को उत्पन्न करने के लिए अम्ल और क्षार की क्षमता है। यानी हम जानते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं सब में H+ आयन होते हैं और जितने भी क्षारक होते हैं उन सब में OH- आयन होते हैं। तो अम्ल की अम्लीयता की पहचान है कि उसमें H+ आयन होगा और क्षार की क्षारकीयता का पहचान है कि वो उसमें OH- आयन होंगे। अब है कि कम या ज़्यादा होंगे H+ आयन और OH- आयन, तो इसके आधार पर हम उसको क्या कहेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, जो अम्ल 100% आयनित होता है और अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी जो 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया पूरा, है ना। तो पूरा ही आयनित हो जाता है और वो फिर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो H+ आयन देता है। तो जो पूरा आयनित हो जाए और ज़्यादा H+ आयन दे तो उसको कहेंगे हम प्रबल अम्ल। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे अम्ल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं। और जो अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी ऐसे अम्ल जो पूरी तरह से आयनित होते ही नहीं हैं, अंशतः आयनित होते हैं, थोड़े आयनित होते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, वो H+ आयन भी कम ही देंगे। तो कम देंगे तो उनको कहेंगे दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्षार के बारे में यही बात बताई गई है कि जो क्षार 100% आयन होता है और अधिक OH- आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो क्षार कम OH- आयन उत्पन्न करता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं ना। दो चीज़ें आ गई, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो यहाँ भी प्रबल क्षार जो है वो 100% आयनित होगा, पूरा ही आयनित होगा, कंप्लीटली पूरा आयनित होगा और फिर ज़्यादा OH- आयन देगा, है ना। तो उसको बोलेंगे प्रबल क्षार, जो यहाँ लिखा हुआ है। और जो क्षार अंशतः आयनित होंगे, मतलब पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे, तो वो OH- कम देंगे, तो उनको बोलेंगे हम दुर्बल क्षार। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, समान सांद्रता के HCl और एसिटिक एसिड दोनों H+ आयनों की अलग अलग मात्रा को उत्पन्न करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझाया गया कि 2 एसिड हैं, 2 अम्ल हैं, एक है HCl और दूसरा है एसिटिक एसिड। दोनों ही अम्ल हैं, तो क्या दोनों में H+ आयन की मात्रा एक ही जैसी होगी? तो नहीं। जो HCl है वो प्रबल अम्ल है, जो हमारा HCl है ये प्रबल अम्ल है, जबकि एसिटिक एसिड जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो आपको क्या लगता है किस में H+ की मात्रा ज़्यादा होगी? HCl में, है ना, क्योंकि जब वो प्रबल अम्ल है तो वो पूरी तरह से आयनाइज्ड होगा, पूरी तरह से आयनित होगा और ज़्यादा H+ आयन देगा। लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो है दुर्बल अम्ल, और दुर्बल अम्ल है तो वो कम H+ आयन देगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, उसी बात को जो अभी मैंने कहा वही समझाया गया कि HCl पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, इसलिए H+ को उत्पन्न करते हैं, जबकि जो एसिटिक एसिड है वो अपूर्ण रूप से आयनित होता है और कम H+ आयन देता है। इसके आगे है, इसी प्रकार जो क्षार 100% आयनित होता है और अधिक OH- आयनों को उत्पन्न करता है उसे प्रबल क्षार, और जो क्षार कम OH- उत्पन्न करता है उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। मतलब यही कि जो OH- ज़्यादा देंगे, OH- आयन जो ज़्यादा देंगे तो वह 100% आयनित होंगे, तभी तो ज़्यादा देंगे। तो 100% आयनित होंगे जो क्षार और OH- आयन ज़्यादा देंगे वो कहलाएंगे प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो क्षार कम OH- आयन देंगे वो कहलाएंगे दुर्बल क्षार, वीक बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लवणों के प्रकार। जो साल्ट बनते हैं अम्ल और क्षार के मिलने के बाद, हमने पढ़ा है ना, साल्ट बनता है, लवण बनते हैं। तो लवण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? लवण और जल बनते हैं ना, तो लवण की क्या प्रकृति होती है ये देख लेते हैं। लवणों के प्रकार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। अम्ल और क्षार मिलने से लवण बनता है। अगर अम्ल भी प्रबल है उसमें और क्षार भी प्रबल है
तो फिर जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। तो उदासीन क्यों बनेगा? क्योंकि जो अम्ल और क्षार हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे, काट देंगे, है ना। अम्ल जो है क्षार के गुण को काट देगा, क्षार जो है अम्ल के गुण को काट देगा। तो इस तरह से उसकी प्रकृति उदासीन, क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं, दोनों ही एक टक्कर के हैं। एग्जाम्पल है NaCl K2SO4, ये इसका दिया सोडियम क्लोराइड और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। तो फिर अम्ल इसमें कौन कौन से होते हैं? जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसमें HCl, आपने यहाँ देखा है ना कि ये प्रबल अम्ल है और क्षार भी प्रबल है, तो दोनों ही प्रबल हैं। HCl और NaOH दोनों प्रबल हैं, दोनों मिलकर के NaCl बनाते हैं। अगला है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण। मतलब यहाँ पे अम्ल जो है वो दुर्बल है, कमज़ोर है, और क्षार जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होगा लवण की प्रकृति वही होगी। यहाँ पर क्षार स्ट्रॉन्ग है तो लवण की प्रकृति क्षारीय हो गई है। एग्जाम्पल है इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट CH3CONA। तो ये एग्जाम्पल है। अब ये दोनों किससे मिलकर बने हैं? तो यहाँ पर देखिए ये तो दुर्बल अम्ल है, तो H2CO3, ये H2CO3 जो है कार्बोनिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल माना जाता है। और उसकी जो रिएक्शन है वो NaOH कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, तो ये प्रबल है ना। क्षार तो प्रबल है लेकिन अम्ल जो है वो कमज़ोर है, दुर्बल है। तो फिर यहाँ पर ये क्षारीय प्रकृति का बन गया। अगला देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण। यहाँ पर अम्ल तो प्रबल है लेकिन क्षार दुर्बल है, तो इसके लवण की प्रकृति क्या होगी? प्रबल वाली हो जाएगी, यानी अम्लीय हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल है CaCl2। तो CaCl2 जो है वो HCl और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से बना है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो प्रबल है और CaOH जो है वो दुर्बल है। तो फिर इनके मिलने से जो लवण बना वो भी प्रबल वाले गुण को यानी अम्लीय गुण को दिखा रहा है। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण, यानी दोनों ही वीक हैं, दोनों ही कमज़ोर हैं। तो दोनों जब कमज़ोर हैं तो ये क्या करेगा? अम्ल जो है क्षार की प्रकृति को काटेगा और क्षार जो है अम्ल की इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे और दोनों क्या बन जाएंगे? उदासीन। तो यहाँ याद रखना, अगर एक तरह के हैं प्रबल मिले तो जो लवण की प्रकृति है उदासीन हो गए, और दुर्बल मिले तो लवण की प्रकृति फिर उदासीन हो गई। एग्जाम्पल है इसका NH4 2CO3, है ना। तो ये हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, है ना। तो अमोनियम कार्बोनेट हो गया और H2CO3, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया और NH3 अमोनिया हो गया। तो ये इसमें दोनों ही क्या है? दुर्बल है। ये भी दुर्बल है, कमज़ोर है, और ये भी कमज़ोर है। तो इनका जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। अब आगे देखते हैं हम। हमारा शरीर pH 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारे शरीर का pH होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में हमारे शरीर का pH होता है। यानी शरीर के अंदर जो भी फ्लूइड होते हैं, जैसे कि क्या है? रक्त है, खून है, एंजाइम है और पानी है, और जो शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है वो सबका pH जो है इसी के बीच में रहता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जो हमारे शरीर के अंदर अमाशय में जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और बनता है ना, HCl, तो जो HCl है उसका pH 2 होता है ना। तो 2 का मतलब समझ रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा अम्लीय होगा? तो ये HCl जो है वो बहुत ही अम्लीय होता है, वो इस रेंज में नहीं आता है। अब इधर देखते हैं pH का महत्व। pH क्या है? इसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व है। हमने कभी गौर नहीं किया तो, लेकिन इसमें बहुत सारी हमारे दैनिक जीवन की घटनाएं हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। अब है पहला है, यदि
वर्षा जल का pH 5.6 से कम है तो यह अम्लीय वर्षा है। यह जल नदी में पहुंचने पर जलाशय जीवों के लिए हानिकारक होता है। तो वर्षा जल अगर जो है वो अगर 5.6 से उसका pH कम है तो वो वर्षा का पानी नहीं हुआ, पानी जो हो गया बिल्कुल अम्ल बन गया, वो अम्लीय वर्षा हो गई। तो इसका कारण ये है कि जो हवा होती है उसमें बहुत सारी गैस भरी हुई होती है जो प्रदूषित होती है हवा, और उसमें CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या NO2 है या SO2, ये सारे पॉल्यूटेंट के रूप में हवा में होते हैं। और इनका गुण ये होता है कि ये पानी में घुलनशील होते हैं। तो जब बारिश होती है तो ये सारी जो हानिकारक गैसें हैं वो पानी में घुल जाती हैं और फिर पानी को घुलने के बाद वो एसिड बना देती हैं। जैसे CO2 है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, इसी तरह से SO2 है हवा में तो वो बारिश के जल के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, उसी तरह से NO2 है वो बारिश के पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड में बदल जाएगा। मतलब सबके सब एसिड में ही बदल जाते हैं। तो पूरा बारिश का पानी फिर क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और जब यही अम्लीय पानी नदी में, नालों में, तालाब में, पोखर में हर जगह जाएगा तो उनका पानी भी अम्लीय हो जाएगा और इससे जो भी एनिमल होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके लिए हानिकारक होता है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं। और भी जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी ये खराब है, उनके लिए भी ये हानिकारक है। अगला हम देखते हैं तो यहाँ भी pH का हो गया कि pH से 5.6 से कम होगा तो अम्लीय होगा। दूसरा है कि हमारे पाचन तंत्र में, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारे आमाशय में HCl अम्ल बनता है ना। क्वेश्चन है भी आगे कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो HCl बनता है ना, जो कि भोजन पर, जो हम खाना खाते हैं उस पर अभिक्रिया करता है और उसको पचाने में मदद करता है। तो परंतु अपच के कारण इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम काफ़ी मसालेदार खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो HCl जो है वो ज़्यादा स्रावित होने लगता है, ज़्यादा निकलने लगता है और इससे क्या होता है, एसिडिटी है ना, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना हम कि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी का मतलब है कि पेट में HCl अम्ल ज़्यादा बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। कभी कभी तो इससे अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। तो जब इस तरह की एसिडिटी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लेते हैं एंटी एसिड, है ना, एंटी एसिड। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, इसका प्रयोग करते हैं। अब जब एसिडिटी हो गई तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल ज़्यादा बन रहा है तो हम क्षारीय वस्तुओं को ले लेते हैं और अम्ल और क्षार दोनों मिलने के बाद क्या होता है, क्षार जो है वो अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देगा और फिर हमारी जो अति अम्लीयता की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और हम आराम पा जाएंगे। अगला देखते हैं। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय आरंभ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मुंह के अंदर का pH है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं और ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो भी भोजन के कण हैं उस पर बैक्टीरिया काम करती है और उसको एसिड में या अम्ल में बदल देती है। तो जब अम्ल में बदल देती है तो हमारे मुंह के अंदर का pH जो है वो कम हो जाता है। अब कम होने में अगर 5.5 से कम हो गया तो मुंह के अंदर का pH जो है वो कम हो गया और वो अम्लीय हो गया। तो जब अम्लीय हो जाता है तो उसके लिए हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना। टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षार होता है। तो क्षारीय प्रकृति के कारण हमारे दांतों के लिए जो अम्ल खराबी करता, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता या दंत क्षय होती, उससे हमारी रक्षा हो जाती है। इस तरह से हम यहाँ पर भी आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का फ़ायदा पहुँचता है। अब आगे हम देखते हैं। तीसरा है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसका उपचार बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक द्वारा किया जाता है। अब इसको समझते हैं कि जब मधुमक्खी काटती है तो वो एक तरह मधुमक्खी या फिर एंट
कोई भी जब काटती है तो वो एक तरह का एसिड छोड़ती है ना। तो मिथेनोइक एसिड छोड़ती है और एंट जो है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ता है। तो उससे क्या होता है, जैसे डंक मारा उसके बाद वो एसिड हमारे स्किन में चली जाती है और स्किन में जाने के बाद हमें जलन होने लगती है और हम सूजन भी हो जाती है। तो अब एसिड को हमें उदासीन करना है ना, तो एसिड को उदासीन करने के लिए हम वहाँ पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों द्वारा इसको क्या करते हैं, उसको रगड़ लेते हैं ना। उस जगह पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, उसको रगड़ लेते हैं। तो क्या होता है, उससे वो जो फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड का जो भी प्रभाव था वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का हमने यूज़ किया। आगे है नेटल के डंक वाले बाल जो है वो मेथनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिसके कारण जलन का अनुभव करता है। एक प्लांट है जिसको बोलते हैं नेटल, है ना। तो नेटल लीव्स जो होती हैं उसमें हेयर होते हैं और उसमें मेथनोइक एसिड होता है। तो जैसे आते जाते कहीं अगर वो हमारे स्किन में सट गया तो क्या होता है, चुभन होती है और उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन जैसा लगता है। तो उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें मेथनोइक एसिड होता है। तो उसके उपचार के लिए भी एक पौधा आता है डॉग प्लांट जिसको बोलते हैं। तो उसको वहाँ पर रब कर लेते हैं तो ये जो डंक है प्लांट का, लीव का, वो सही हो जाता है। और मजे की बात यह है कि जहाँ पर नेटल लीव्स पाए जाते हैं वहीं आसपास में डॉग प्लांट भी पाए जाते हैं, यानी प्रकृति ने हमें इसका उपचार भी साथ ही साथ दिया है। अब है एक लास्ट पॉइंट है मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच जो है वो क्या होता है, जब हम मिट्टी अच्छे पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का, है ना। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल जो है वो अम्लीय हो जाती है, मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो अब मिट्टी अम्लीय है तो हम इसको छाड़ डालेंगे तभी तो वो उदासीन होगी। तो इसके लिए हम मिट्टी की अम्लीयता को चूने से या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से ख़त्म करते हैं। यानी मिट्टी अम्लीय है, मिट्टी में क्या है, अम्ल है, और उसमें हमने चूना डाला, है ना, चूना डाला या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, दोनों में से कुछ भी डालें तो ये मिट्टी जो है वो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी और फिर इस पर पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक लवण को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन रूप में पहचानिए। यहाँ पर 3 लवण दिए हुए हैं, तीनों की क्या प्रकृति है ये हमें बताना है। तो पहला है KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl जो है वो HCl प्लस KOH से बना है ना, HCl और KOH से बना। अब HCl क्या है, प्रबल अम्ल है, और KOH जो है वो प्रबल क्षार है। तो जब दोनों ही प्रबल हैं तो KCl क्या हो जाएगा, KCl उदासीन हो जाएगा। मैंने U लिख दिया है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही, ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है। अम्ल और क्षार जब दोनों ही प्रबल होते हैं तो उससे जो लवण बनता है वो उदासीन होता है। अब B देखते हैं। B में है NaNO3। तो NaNO3 जो है ये बना है आपका NaOH और HNO3 से, है ना। तो NaH जो है वो प्रबल क्षार है ना, प्रबल क्षार है, और HNO3 जो है वो प्रबल अम्ल है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों मिलकर के लवण बनाएंगे तो उसका जो लवण होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ हम उदासीन लिख देंगे, ये भी उदासीन और ये भी, दोनों ही उदासीन है। और अब तीसरा C है NH4 यह है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट जो है वो बनेगा H2SO4 प्लस NH4OH।
इससे मिलकर बनेगा। अब H2SO4 आपको पता है कि ये है प्रबल अम्ल, है ना, ये प्रबल अम्ल है और ये है दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब आपस में मिलकर लवण बनाएंगे तो गुण जो होगा वो प्रबल वाला होगा। प्रबल अम्ल है इसलिए ये अम्लीय हो जाएगा, ये अम्लीय लवण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है MgCl2 डैश अम्ल एवं डैश क्षारक से मिलकर बना होता है। तो MgCl2 जो है वो HCl और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इससे मिलकर बना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, प्रबल होता है। तो यहाँ हम अम्ल के पहले तो हम प्रबल लिख देंगे, है ना, क्योंकि MgCl2 जो है वो प्रबल, ये प्रबल अम्ल के मिलने से प्रबल अम्ल है और जो क्षारक है वो भी प्रबल है, क्षारक भी है। क्षारक के पहले हम लिखेंगे प्रबल, है ना, दोनों ही प्रबल हैं, अम्ल भी प्रबल है और क्षारक भी प्रबल है, तो इसमें प्रबल लिख देंगे दोनों ही जगह। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरे में कहा गया है कि तीसरे का ए है, प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह क्यों दी जाती है। तो प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करना चाहिए क्योंकि भोजन जो होता है हमारा, वो जब मुंह में भोजन के कण बचे रह जाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होती हैं वो भोजन के कणों के साथ मिलकर के उनको अपघटित करके अम्ल बना देते हैं और यह अम्ल जो है वो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह होता है और इससे हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक भोजन के पश्चात हमें दांत साफ करने की सलाह दी जाती है। अगर हम दांत को साफ करेंगे तो फिर उसकी अम्लीयता ख़त्म हो जाएगी, है ना, और फिर हमारा दंत क्षय नहीं होगा। बी देखिए, अब बी है इसका, अमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो ये तो आपको यहीं लिखा हुआ है कि अमाशय में कौन से अम्ल बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए, अमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, तो ये लिख दीजिएगा। सी है, जलीय जीव अम्लीय वर्षा से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, तो अम्ल जो है वो जलीय जीवों के लिए नुकसानदेह होता है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया आपका सी। डी है, एंटीसिड किस प्रकार कार्य करते हैं, दो एंटीसिड के नाम लिखिए। तो जो एंटीसिड जो होता है वो क्षारीय होता है ना, एंटीसिड में क्षार होते हैं जो हमारे पेट में बनने वाले अति अम्लता को ख़त्म करके हमें आराम पहुंचाते हैं। अति अम्लता होती है तब हम एंटीसिड लेते हैं। अब दो एंटीसिड के नाम जो हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, यहीं पे लिखा है आपके, देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप इसको लिख देंगे, ये भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ विकास के लिए एक पौधे को 7.2 pH की मिट्टी की आवश्यकता है, लेकिन मिट्टी का pH 5.6 है। पौधे की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH उपयुक्त करने वाले रसायन का नाम लिखिए और प्रकृति लिखिए। तो नॉर्मली स्वस्थ पौधा हो, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो तो मिट्टी की pH 7.2 है, लेकिन जैसे मैंने बताया पहले कि हम फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का, उन सबसे मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसको सही करने के लिए हम कौन से रसायन का प्रयोग करेंगे और उसका नाम लिखना है और प्रकृति लिखनी है। तो अगर मिट्टी का pH 5.6 है, इसका मतलब है कि मिट्टी अम्लीय हो गई है। तो इसे उदासीन करने के लिए चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, मिट्टी की अम्लीयता को चूना या कैल्शियम कार्बोनेट के प्रयोग से क्षारीय किया जाता है। तो जब क्षारीय चीज़ डाल देंगे मिट्टी में तो वो पहले से अम्लीय है, तो क्षार के साथ मिलकर के मिट्टी की प्रकृति उदासीन हो जाएगी और फिर मिट्टी पौधे की ग्रोथ के लिए सही हो जाएगी, कल्टीवेशन के लिए सही हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये शीट जो है वो वर्कशीट ख़त्म होती है। आशा है मुझे अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।